कई दिनों से वो पहले ही बात कर रहे थे कि खतरनाक आदमी है, कि जब तक है हमारे पास ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आई थिंक सो एनिमी स्टार्ट रिकग्नाइजिंग सबसे बड़ा प्रूफ होता है कि ये टांगे जो है वहाँ पे कांप रही हैं। इतना इस वक्त में सरशार हैं खुशी से लोग कि मैं आपको बता नहीं सकता। शादाब खान जो है वो बहुत सीनियर हो चुके हैं और फिर अभी उनकी इतनी कोई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नहीं रही। मुझे उनका भी एक हक होता है, उसको फेयर ट्रायल दिया जाए। आपका स्टमक पूरा खाली है and you want to have a bed tea, so that is going to result in acidity and heartburn. हमने every single person को इसमें फीचर किया। मार्काए हक में तारीखी फतह, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने की मंजूरी पूरी कौम के लिए तारीखी लम्हा है। सिपह सलार ने एजाज अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के नाम कर दिया। PSL के एलिमिनेटर मरहले का आगाज फाइनल तक रसाई के लिए क्वेटा और इस्लामाबाद आज आमने सामने होंगे। ग्लैडिएटर्स 6 साल बाद इवेंट के फाइनल तक पहुंचने के लिए बेताब हैं, लेकिन शादाब खान की वापसी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी नई जान डाल दी है। गजा में मजालिम पर आखिरकार मगरबी दुनिया जाग उठी। बरतानिया ने इसराइल से तजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। इसराइली सफ़ीर की तलबी, फ्रांस और कनाडा की भी इसराइल को सख्त इक़दामात की धमकी। फ़लस्तीनियों की हालत इज़ाद पर दुनिया चीख रही है। मुस्लिम उम्मा क्यों खामोश है? पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज, पाकिस्तानी फिल्म साज मोहम्मद नकवी की डॉक्यूमेंट्री हैंगिंग बाय ए वायर की कांस फिल्म फेस्टिवल में नुमाइश। पाकिस्तानी पवेलियन आलमी फिल्म मेकर्स की तवज्जो का मरकज, फिल्मी मेले की कहानी सुनेंगे मोहम्मद अली नकवी की ज़बानी। और चाय हो तो ऐसी कि दुश्मन भी मुख्तलिफ हो जाए। टी इज फैंटास्टिक की सदा सरहद पार तक सुनी जाए। चाय के आलमी दिन पर दुश्मन की चाय पिलाने की याद ताज़ा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। हुकूमत पाकिस्तान ने मार्काए हक ऑपरेशन बुनियान महसूस की आला हिकमत अमली और दलेराना क़यादत की बुनियाद पर मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने के लिए दुश्मन को शिकस्त से फास्ट देने पर जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी है। और पूरी कौम ही इस बात की मोतरफ है कि जो शो हमने पुटअप किया है और जिस तरह से डरा हुआ है भारत और जिस तरह से उनको मुंह की खानी पड़ी है, उसके बाद ये कितना ज़रूरी था और कितना डिजर्विंग था। वज़ीर आज़म हाउस से जारी बयान के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मिसाली जुर्रत और अज़म के साथ पाक अफवाज की क़यादत की और मुसल्लह अफवाज की जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से हम आहंग किया और आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्काए हक में तारीखी कामयाबी हासिल हुई। उनकी शानदार अस्करी क़यादत, जुर्रत और बहादुरी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाने और दुश्मन के मुकाबले में दलेराना दिफा के एतराफ़ में जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की वज़ीर आज़म की तजवीज़ काबीना ने मंजूर कर ली है। बिल्कुल, और उसके बाद आर्मी चीफ की जानिब से ये जो वेल डिज़र्विंग एजाज़ देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया है, उस पर उन्होंने कौम का शुक्रिया अदा किया, वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा है कि मैं इस अचीवमेंट को कौम के नाम करना चाहता हूँ। इसी पर बात भी कर लेते हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब मौजूद हैं। आप दिफाई तज्ज़ियाकार है, आपसे इस हवाले से बात करेंगे और यकीनी तौर पर अच्छा फैसल, डू यू थिंक कि जिस तरह का शो हमने पुटअप किया, ऑब्वियसली हम नहीं चाहते थे कि कोई भी इस तरह की चीज़ हो। हमने ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर वक़ार साहब, आपसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, हाउ आर यू टुडे? जी वालेकुम, ग्रेट जी, ज़बरदस्त। 1965 के बाद ये दूसरा मौका है कि जब किसी जर्नैल को इतना बड़ा एजाज़ मिला है। इन बीइंग अ सोल्जर, वक़ार साहब मुझे तो पहले ही बताइए कितनी बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी जनरल के लिए कि उनको मुल्क के खिदमात के एतराफ़ में फील्ड मार्शल बनाया जाए। क्या थिंक इसकी मिसालें पहले को देखें, वर्ल्ड वॉर 2 में स्पेशली जो जर्मन आर्मी थी उसमें फील्ड मार्शल्स थे बिकॉज ऑफ दिस सक्सेसेस जो है। तो आई थिंक अगर पाकिस्तान कॉन्टेस्ट में देखें, मानिक शॉ हैं भारत की तरफ से बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस। तो ये बेसिकली एक तो वॉर टाइम परफॉर्मेंस है, दूसरा आई थिंक लीडरशिप जो है, क्योंकि आज का सोशल मीडिया का दौर है, जल्दी लोग भूल जाते हैं। इज अ क्रिटिकल आपके एलिमेंट होता है सक्सेस और डिफीट में, वॉर्स में या कॉन्फ्लिक्ट में। और मैं तो पहले भी कहता रहा हूँ कि
भारत के साथ हमारी एक परपेचुअल लड़ाई है, इसमें गैप्स आते रहते हैं। तो ये भी ऑल्दो ये 4-5 दिन का मार्का था, लेकिन आई थिंक इट हैड लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट। और इससे लीडरशिप को यहाँ प्रेज किया कि टर्की में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, अदर देन टेक्नोलॉजी हाउ मास्टर कैसे किया पाकिस्तान ने, हमारे पायलट्स ने, लैंड फोर्सेस ने। लेकिन अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू लीडरशिप जो स्ट्रेटजाइज करती है और स्पेशली जो मॉडर्न वॉरफेयर है, और दूसरा फिर उसको इम्प्लीमेंट करती है विद बोल्ड प्लान। तो आई थिंक ये 2-3 चीज़ें हैं। फिर जनरल आसिम का स्पेशली अगर आप देखें, बिकॉज ऑफ हिज बैकग्राउंड, एक ये नहीं है कि पाकिस्तान के बाकी जनरल शायद डिफरेंट होते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली उनका जो अबूर है इस्लाम के ऊपर, उसके बाद उनकी जो मोटिवेशनल स्ट्रेंथ है, एंड द वे ही हैड लेड पाकिस्तान थ्रू क्राइसिस, ऑलमोस्ट 3 साल से हम देख रहे हैं कि अलग पल से पाकिस्तान ऊपर ऊपर जाता जा रहा है। जहाँ रियल टेस्ट आया वहाँ पे इट वाज प्रूवन कि ना सिर्फ वो आई थिंक मेंटली वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, बट लेट इट राइट फ्रॉम द फ्रंट। तो आई थिंक इसी चीज़ की रिकग्निशन है, और इसमें जो पाकिस्तान के लिए भी एजाज़, और जिस तरह उन्होंने खुद कहा कि बेसिकली एजाज़ कौम का है और पाकिस्तान की कौम को डेडिकेट किया है। सो ऑल टोल्ड आई थिंक दिस इज लीडरशिप। और सबसे बड़ी एक थिंग इसकी रिकग्निशन भारत से आ रही है। पिछले कई दिनों से वो पहले ही बात कर रहे थे कि खतरनाक आदमी है, कि जब तक है हमारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आई थिंक सो एनिमी स्टार्ट रिकग्नाइजिंग, ये सबसे बड़ा प्रूफ होता है कि टांगे जो है वहाँ पे कांप रही हैं, और दिस इज आई थिंक वेल डिजर्व्ड उनकी जो उनको ये एजाज़ दिया गया। ऑलराइट। अच्छा, अब ब्रिगेड साहब, एक वो वक्त के जिस वक्त 65 में अयूब खान को फील्ड मार्शल के ओहदे पे तैनात किया गया, अब ये इतने सालों बाद ये चीज़ सामने आ रही है। सिग्निफिकेंस इसकी करंट सिनारियो में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या है, बिकॉज आपको पता है हमारे मुल्क में जो सिचुएशन रही पिछले दिनों, लेकिन अब जो है, और इस पर फिर DGSPR ने बजाते खुद भी कहा कि जी वो लोग जो कहते थे कि जी हम काम नहीं करते, अपना कर दिया ना अपना काम, तो वो अब खुश हैं। ऑब्वियसली हम किसी को, जाहिर सी बात है, किसी को अपीस करने के लिए तो काम नहीं करते, जो काम जिसका होता है वो करता है। सो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये इस वक्त करंट सिनारियो में? आई थिंक दिस इज अगेन ये अल्लाह ताला की तरफ से मौके आते हैं कौमों की ज़िंदगी में। देखिए, लोग एक चीज़ कितना फॉरगेटिंग कि ये एक एसिमेट्रिक वॉर है। अगर आप देखें भारत को, तो जोर जो है वो रहा नंबर्स पे, इवन टेक्नोलॉजी पे, और वो कहते थे कि ये तो जैसा मोदी ने कहा तिनकों की तरह बिखर गए, और वही रिटोरिक यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर है विद इंडिया कि आप साथ हुआ क्या है कि पाकिस्तान है आपके जबड़े तोड़ दी। तो एसिमेट्रिक चीज़ को जरूर मद्देनजर रखें जो भी ये कमेंट करते हैं। एंड दिस इज बीन थ्रू आउट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के, और शायद इस्लामिक हिस्ट्री में कि एसिमेट्रिकली स्मॉलर फोर्सेस, जिसका आदमी आसिम मुनीर ने जिक्र भी किया कुरान के आयत देके, तो बड़ी दफ़ा टेस्ट किया गया कम नंबर वालों को ज़्यादा। तो आई थिंक ये हम भूल जाते हैं कि यू हैव समथिंग विच इज़ ऑलमोस्ट 4-5 टाइम लार्जर इन एवरी एस्पेक्ट, साइज अगर देखा है। बाकी इसको कैसे लड़ना है, इसके 3-4 बड़े एलिमेंट्स हैं। नंबर 1 डेफिनेटली ईमान है, तो हमारा मोटो है मिलिट्री का, ईमान तकवा जहाद फी सबिलिल्लाह। और फिर हमारे आप क्या नहीं, औरंगजेब ने अल्लामा इकबाल का शेर जो पढ़ा, तो ये दिस इज इंग्रेन्ड इन आवर डीएनए। मिलिट्री में भी, कौम में भी। आई थिंक द वे पाकिस्तानी नेशन हैज डिस्प्लेड, वो भी हिस्टोरिक है। दैट इज वन रीजन अभी दुनिया कह रही है 24 करोड़ लोगों की फौज है, इतनी बड़ी फौज किसी के पास नहीं। तो व्हाट इज दैट, इसमें फिर लीडरशिप का रोल आ जाता है। तो आई थिंक दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट कि वॉर टाइम में, एंड वी आर आई वुड से स्टिल इन अ स्टेट ऑफ वॉर। अगर ट्रम्प कहता है जी कि 1000 साल पुरानी लड़ाई है, तो मेरा ख्याल मजायका नहीं है। टाइम पीपल वर मेकिंग फन, और दिस इज अ सिविलाइजेशनल वॉर। इसमें अप्स एंड डाउन आती रहती हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से एसिमेट्रिकली लार्जर फोर्स को, और फिर द वे देयर मीडिया वर प्रोजेक्टिंग बाय एंड आज देखें, वेस्ट ने तो सारी लड़ाई लाइव देखी है सैटेलाइट्स के जरिए। थोड़ी मुनाफकत भी है कि आपने एक्नॉलेज नहीं करना खुल के कितनी मार पड़ी है भारत को, बेसिस के साथ क्या हुआ, बिकॉज दिस वाज सीन एवरी रॉकेट एंड एवरी राउंड बीइंग फायर्ड बाय बीइंग वॉच्ड। अगर हम देख सकते थे तो अमेरिकन भी देख रहे थे, फ्रेंच भी देख रहे थे। लेकिन चूंकि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, चीज़ों को ऐसा ऐसा वो करना है, एक्नॉलेज भी करना है, लेकिन नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। तो ऑल टोल्ड आई थिंक दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट इन हालात में जहाँ की बड़ी पावर है। फिर पाकिस्तान के बारे में जो पोर्ट्रे किया हुआ था भारत ने अपने लोगों में, आई थिंक दैट ऑल्सो लेड टू देयर जो जिल्लत हुई है कि आप इतना बड़ा हवा खड़ा किया हुआ था बॉडी का और मिलिट्री का, वो तो अलग फजल से स्मैश हो गया। फिर अगर आप देखें कि जो ड्यूरिंग है वॉर टाइम में, मेरे ख्याल में हमारे जो सीनियर लीडरशिप है ये शायद 10 दिन से सोई नहीं थी। 5 घंटे लोग काम कर रहे हैं, ये मजाक नहीं होता। वॉर टाइम इज नॉट अ क्रिकेट मैच कि आप 20-20 खेल रहे हैं, थके लग रहे हैं। एंड देन
नेशन साथ जेल किया। तो आई थिंक ये लीडरशिप की क्वालिटी है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, फिर उन्होंने रिकग्नाइज किया, इट इज रिकग्नाइज बाय द पार्लियामेंट। हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है उन्होंने फील किया कि ये अवार्ड देना चाहिए। सेम इज रिकग्निशन ऑफ एज। तो मेरे ख्याल में दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट और इंशाल्लाह ताला दिस गिव्स अ होप एंड हौसला जो है मजीद बढ़ेगा पाकिस्तान का। इस वक्त जो सर्वेज हुए कहते हैं 99% मोराल जो है वो पाकिस्तान का इस टॉप पे दुनिया में ऑफ द नेशन एंड ऑफ द कम्युनिटी। तो आई थिंक क्रेडिट अल्टीमेटली गोज टू द लीडरशिप। बिल्कुल। अच्छा, एक व्हेन वी से कि ये सिविलाइजेशन की वॉर है या सिविलाइजेशन हमारी चेंज है या ये सिविलाइजेशन का हज़ारों साल पुराना मसला है, व्हाट वी एक्चुअली वांट टू से, बिकॉज वी बीन लिविंग दिस विद दीज पीपल फॉर सो लॉन्ग इन पीस एज वेल। अब आके जब ये बात करते हैं मुझे ऐसा लगता है इसमें बहुत ज़्यादा किरदार इस बात का है कि वहाँ क्या नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है मोदी सरकार की जानिब से। वरना मुसलमान तो वहाँ भी बसता है अमन अमान से, हिंदू बिरादरी और दीगर रिलीजन यहाँ भी बसते हैं और हम बड़े अमन के साथ साथ में रह रहे हैं और प्यार मोहब्बत के साथ, रिलीजियस टॉलरेंस के साथ एक साथ रह रहे हैं। सो व्हेन वी से सिविलाइजेशन का फ़र्क या सिविलाइजेशन की वॉर, व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन? यार सी फ्रॉम आरएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करूँ, मैंने भी एक दफ़ा पहले बात की। बीजेपी या आरएसएस जो है बेसिकली इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। पहली ऑर्गेनाइजेशन टू बैंड इन इंडिया वाज आरएसएस, जब नथुराम गॉडसे ने मारा महात्मा गांधी को 1948। ये पहली ऑर्गेनाइजेशन, नाउ दे आर रूलिंग। 4 वॉल्स ऑफ परसेप्शन है भारत में जो विच हैज बेसिकली बिल्ट ऑन हिस्ट्री और उनको डिमोलिश करना है, आरएसएस की एफर्ट है। देखिए 2000 साल इन पे रूल किया है स्मॉलर नेशन ने, ये इट्स अ फैक्ट। तो कुशन है, तो पर्शियन है, सेंट्रल एशियन है। 800 साल मुसलमानों की है, कोई 175 साल ब्रिटिश की है। तो इस सारी हिस्ट्री में ये सारी वॉल्स ऑफ परसेप्शन है जो इनग्रेन्ड है कि बेसिकली छोटी छोटी कॉमन आकर इनको पुट लगाई है। अब ये फैक्ट है। अभी आ जाते हैं कि जो चौथी वॉल है वो बेसिकली एक तो आ गई है मुसलमान से पहले रूल है, फिर मुस्लिम रूल है, फिर ब्रिटिश रूल है, फिर एक सेकुलर आप कह लें अरेंजमेंट था नेहरू का, उसको भी स्मैश किया जा रहा है। तो इस एफर्ट में दे हैव गॉन अहेड और मेरे ख्याल में खुद उन्होंने मोहर जो है इस पे सब की है कि इट्स अ सिविलाइजेशन। आप उनकी मूवीज देख लें, द वे बाजीराव मस्तानी है या अपने दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि हीरोज कौन थे। तो ये फैक्ट्स हैं। अगर ट्रम्प कहता है तो आई एम श्योर इट हैज डीप मीनिंग, तो इट मीन्स कि इट्स अ परपेचुअल वॉर। लेकिन आई थिंक भारत के लिए सबसे बड़ा लेसन ये है कि अगर आपने परपेचुअल वॉर में रहना है, जिस तरह भी मूडी कह रहा है ट्रिगर्स के ऊपर उंगली है तो नहीं हुआ एंड ऑल दैट, तो भाई ज्यादा नुकसान तो भारत का है ना। आप देख लें कि अभी एविएशन फ्लाइंग जब बंद हुई दोनों तरफ, तो किसका ज्यादा नुकसान हुआ? भारत बड़ी इंडस्ट्री भी है, बड़ी इकोनॉमी भी है, उनके बिजनेस स्टॉक मार्केट देखने दोनों तरफ की। तो मेरे ख्याल में दे शुड रियलाइज कि अगर आपने अमन से रहना है। और फिर मेरा एक मैसेज मुसलमानों के लिए भारत के 30 करोड़ है, कंपेयर विद 2.5 करोड़ सिख है वहाँ पे, ऑलमोस्ट शेयरों की तरह वो रहते हैं बिकॉज लीडरशिप उनको डाउन नहीं हो रही। लेकिन वैसे जैसे लोग हैं, आज़ाद की बड़ी तारीफ होती थी, दे आर द वन जिन्होंने भेड़ बकरी बना के रखा हुआ अपने राइट्स के लिए। अभी बंगाल की एक MNA है महिवा मित्रा, उनका आप देख लें, बड़ी वोकल है अगेंस्ट बीजेपी। उन्होंने कहा कि किस तरीके से आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये टाइम आएगा, चीजें सामने आएंगी। अगर आरएसएस समझ जाए तो अच्छा है, वी कैन लिव इन पीस। बट इफ दे वांट अगर 1000 साल से लड़ाई हो रही है तो साल और इसका चलेगा ये सिलसिला। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद थे। और जैसा कि पूरी दुनिया ने देखा कि मार के हक में इबरतनाक शिकस्त मिली भारत को, लेकिन उसके बावजूद मोदी सरकार बाज नहीं आ रही है। किसी न किसी तरीके से झूठ गढ़ के अपने लोगों के सामने वो सुरखरू होने की कोशिश कर रहे हैं। 10 मई पाकिस्तान के हाथों हार के बाद अपनी सुबकी छुपाने के लिए अब वो मुख्तलिफ पैंतरे आजमा रहे हैं। सबसे अहम 13 मई से भारत में शुरू होने वाला एक तिरंगा यात्रा है। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि इसको भी फोर्स कर करके तमाम स्कूल और कॉलेजेस में वहाँ के तालिब इल्मों को फोर्स कर करके निकाला जा रहा है कि चले जी तिरंगा यात्रा पे चले तिरंगा। अच्छा, ये होगी 23 मई को ख़त्म। और उसके बाद अब आलमी माहिरीन ये खदशा जाहिर कर रहे हैं शायद मोदी फिर से किसी मिस एडवेंचर की कोशिश करेगा। बिल्कुल जी। और मोदी सरकार की जानिब से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की सतह पर मुज़ाकरात के लिए 24 मई तक की मोहलत मांगना और इस बात का वाज़ेह सबूत है, क्योंकि अगर भारत ने मुज़ाकरात करनी है तो फिर इसके लिए 24 मई तक का इंतज़ार क्यों करना है। मतलब एक जानिब गुज़श्ता रोज़ हमने ये देखा कि पाक भारत DGMOs के दरमियान राबता होता है और उसमें सीज़ फायर की बात पर इतफाक़ किया जाता है, लेकिन दूसरे ही लम्हे हम ये देखते हैं
कि मोदी का ये एक्ट सामने आ जाता है, तिरंगा यात्रा की बात की जाती है, तो एक्सपर्ट्स अब ये कह रहे हैं कि तिरंगा यात्रा की आड़ में कोई खिचड़ी पकाई जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मोदी ये भी याद रखे कि अफवाज पाकिस्तान एक बार नहीं कई बार आपको जवाब दे चुके हैं, और अगर अब कोई हरकत की गई है तो इसके ऊपर जिस तरह से डीजी ISPR के कपल ऑफ इंटरव्यूज सामने आए हैं, उन्होंने बिल्कुल क्लियरली बोल दिया है कि अब की बार हम छोड़ने नहीं वाले हैं, अब की बार जो आपने अभी तक नहीं भुगता वो आपको भुगतना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। और अब सूरत हाल जो है हमेशा से पाकिस्तान और भारत के कॉन्टेक्स्ट में जब भी बात होती है किसी भी झड़प की, किसी भी मुसल्ला झड़प की, तो ग़ज़वा हिंद जो है उसका बार बार रेफरेंस दिया जाता है। आज हम इसी मामले पे बात करेंगे कि जो इतने सालों से हम सुनते आ रहे हैं, क्या ये मौजूदा जो कॉन्टेक्स्ट है कि ख़ुद से कोई चीज़ बनाने की कोशिश कर रहा हो या फिर सूरत हाल उस तरह बन रही हो, तो क्या वो वक्त करीब है? इसी पे हम बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इंजीनियर मुफ्ती उस्मान यूसुफ साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं और जामिया रशीद और अल गज़ाली यूनिवर्सिटी में तदरीस के शोबे से भी वाबस्ता है। मुफ्ती अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम बहुत सालों से ये चीज़ सुनते आ रहे हैं कि एक ग़ज़वा हिंद है जो कि होगी। थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट बताइए कि क्या है अहादीस में, इसके हवाले से क्या हमें मिलता है? जी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। जो कॉन्टेक्स्ट की आपने बात की, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर तमाम इरशादात को देखें, सही रिवायात हैं, सही मुस्लिम में भी रिवायत है और मुस्नद अहमद में भी रिवायत है और भी दीगर हदीस की कुतुब में ये रिवायात मौजूद है जिसमें ग़ज़वा हिंद का तज़किरा किया गया है। और अजीब बात यह है कि जो अभी मौजूदा कॉन्टेक्स्ट है तो उसमें और ज़्यादा इस पे शरह सदर होता जा रहा है कि इंशाल्लाह ये पाकिस्तान ही के मुकद्दर में आएगी। इसलिए कि आप हमारी सराउंडिंग्स में देखें कि जितने भी हमारे ब्रदर इस्लामी ममालिक थे, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो या दीगर जो कंट्रीज़ थे, वो तो अलाइंस में जा चुके हैं इंडिया के साथ और उनकी आपस में मुज़ाकरात चल रहे हैं। और ना सिर्फ ये कि मुज़ाकरात बल्कि उनके खुफिया दौरे हो रहे हैं और उनके ज़ख्मियों का इलाज वहाँ पे हो रहा है, जिनको हम बहुत बड़ा अपने एक तसव्वुर में लाते थे कि शायद ये वो इस्लाम का एक तसव्वुर होगा, एक रियासत होगी। लेकिन जो अभी जो कॉन्टेक्स्ट बना है तो इंशाल्लाह ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ये पाकिस्तान ही से ये काम लेंगे। और हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है सही मुस्लिम में कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला और भी दीगर बहुत से सहाबा से है कि वो ख्वाहिश किया करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने इसके फ़ज़ाइल सुनाए थे कि ये जन्नती लश्कर होगा, इसमें लड़ने वाले जो लोग होंगे, इसके अंदर जो शहीद होंगे वो जन्नत में जाने वाले होंगे। तो ख्वाहिश करते थे कि अल्लाह मुझे वो ग़ज़वा मिल जाए। और फिर एक रिवायत में बल्कि और इससे बढ़कर आता है कि यही वो लश्कर जो ग़ज़वा हिंद करेगा, यही जाके मिलेगा आगे ईसा अलैहिस्सलाम के लश्कर के साथ कि उनकी नुसरत करेगा ये लश्कर। तो इससे दो चीज़ें समझ में आती हैं, एक हमारी सारी सराउंडिंग्स को देखते हुए इस पूरे सर्कमस्टांसिस के अंदर पाकिस्तान की अहमियत कि इस वक्त एक वाहिद पाकिस्तान की स्टेट है जो हिंदुत्व के और ये RSS के जो नज़रिया और इनकी जो आइडियालॉजी है इसके मुकाबले में खड़ा है और इनको टफ़ टाइम दिया और ऐसा टफ़ टाइम दिया है कि दुनिया ने देखा है। और दूसरी चीज़ ये है कि इंशाल्लाह ये पाकिस्तान अल्लाह ताला इसको रहती दुनिया तक रखेंगे, इसलिए कि दूसरी रिवायत में आता है कि यही जो लश्कर ग़ज़वा हिंद करेगा ये ईसा अलैहिस्सलाम को जाके ज्वाइन करेगा और उनके लश्कर का हिस्सा बनेगा। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान कायम रहने के लिए अल्लाह ताला ने वजूद में लाया, इसलिए इसको ममलिकत खुदादाद कहते हैं। इसके वजूद में आने की आप पूरा सिनेरियो देखें कि शब जुमा का दिन हो और फिर वो 27वीं की शब हो, रमज़ान का महीना, यानी पूरा सिनेरियो आप देखें तो आपको एक एक चीज़ बशरा सदर होता जाएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बशारत सुनाई थी और जो खुशखबरी सुनाई थी और जिन लोगों को मुबारक कहा था वो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की हमारी अफवाज होंगी जो इस जिहाद में हिस्सा लेंगे और इस ग़ज़वा में हिस्सा लेंगे। और हमारी अफवाज ने इस बार बल्कि कई बार इस बार जिस तौर से और जिस सिनेरियो में उसको प्रूव किया है वो भी उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। अगर रकबे के हिसाब से देखें, इकोनॉमिकली देखें, हम भारत से बहुत छोटे हैं और भारत बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था। ऐसे में जिस लीडरशिप का मुजाहरा आर्मी चीफ की जानिब से किया था वो काबिल तहसीन है। एक तो इस पर क्या समझती है जो इस वक्त पाकिस्तान में इस्लामिक कम्युनिटी है और स्कॉलर्स हैं, वो क्या समझते हैं जिस तौर से हमने मुकाबला किया भारत का? दूसरा ये कि तुर्किया को हमने देखा है रिसेंटली, उन्होंने अपना ओवरऑल जो स्टांस है वो चेंज किया है, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड्स भी हमने देखे हैं कि तब्दील हुए हैं और इस्लाम की तरफ उनका झुकाव भी बदला है। तो उसको पाकिस्तान की अलायंस में आप किस तरह से देखते हैं अगर इस्लामिक नज़रिए से बात करें और ग़ज़वा हिंद के एतबार से बात की जाए? जी बहुत शुक्रिया। इस्लामी कम्युनिटी के अतबार से अगर बात करूं तो इतना इस वक्त में सरशार हैं खुशी से लोग कि मैं आपको बता नहीं सकता। स्पेशली उनके आप ऑपरेशन का नाम देखें, ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल ही
एक अजीब सा नाम, और उसका जो आप हिस्ट्री देखेंगे सिंदूर की, और वो बड़े अजीब व गरीब। जी हाँ, वो और हमारी तरफ से सिख हिस्ट्री है, जी, सिख हिस्ट्री और भी, और जो हमारी तरफ से कुरान की आयत से, और ऐसा खूबसूरत इंतखाब है, और यकीनन चीफ साहब का इंतखाब होगा ये कि इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युकातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। तो इतना खूबसूरत नाम लेना, नारा तकबीर से मिज़ाइल का फायर किया जाना, फजर के वक्त में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि दुश्मन को कभी इस तरह से उसको फ़ायदा नहीं उठाते थे कि चकमा दे के उसके ऊपर वो करें। तो वो बुज़दिल है, रात की तारीकी में आया, अपनी चॉइस पे आया, अपने टाइम वर्क के साथ आया, और उसमें पाकिस्तान ने उनके राफेल भी गिराए, उनके दीगर जो प्लेन्स थे, फाइटर जेट्स थे, वो गिराए और अच्छा खासा उनको नुकसान पहुंचाया। और फिर जब पाकिस्तान ने इसका जो रिस्पॉन्ड किया है वो ऐसा बेहतरीन उसका इंतखाब है, तो इस्लामी कम्युनिटी में, मदारिस में, उलमा में तो लोग सरशार हैं कि ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह हमें ज़रूरतमंद लीडरशिप मिली है। और स्पेशली जो फील्ड मार्शल का जो ओहदा दिया गया, इस पर भी मैं कमेंट करना चाहूँगा कि ये तो कौम की तरफ से गिफ्ट है एक आर्मी चीफ़ के लिए, कि जो उन्होंने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया, हमारी तीनों अफवाज ने, और पूरी दुनिया में हमारे दोस्त हैं। आप स्पेशली अगर अरब कंट्रीज़ के अंदर अरब न्यूज़ को अगर आप फॉलो करें तो ऐसे ऐसे लोगों के, ऐसे ऐसे बड़े उलमा के बयानात आए हैं कि वो उनकी आंखें अश्कबार हैं, और वो कह रहे हैं कि बड़ी मुद्दत के बाद जब से हमने होश संभाला है, पहली दफ़ा देखा है कि इस्लाम के अलमबरदार और मुसलमान वो भी कभी अपने उसमें आए हैं, फतह में आए हैं और मार्के को फतह किया। वरना फ़लस्तीन को देख लें, और यमन, सूडान, जज़ायर, जिधर आप हर तरफ। मुफ्ती साहब, आपने हालिया तनाजुर में बात कर दी ना, हम अगर इन्हतात पे बात करें, क्योंकि कभी भी हमें अपनी कमज़ोरियों को भुलाना नहीं चाहिए। सकूत बगदाद और उसके बाद से लेकर सकूत ढाका तक मुसलमानों ने बहुत कड़ा वक्त देखा है, लेकिन फिर वहीं दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि खुदा ताला कैसे क़ुव्वत बख्शता है उन अक़वाम को जो कि अपनी तकदीर ख़ुद बदलना चाहती हैं। कुस्तुनतुनिया फ़तह करने के हवाले से बशारतों की बात कर रहे हैं, हदीस की बात कर रहे हैं, तो सुल्तान महमद II ने जब वो किया तो उस हवाले से बशारत भी थी, हदीस भी थी कि जो कुस्तुनतुनिया फ़तह करेगा उसको जन्नत मिलेगी। अब ऑब्वियसली हमारी तो ये ना ही इल्मी काबिलियत है कि हम कोई ऐसी चीज़ डिक्लेयर कर सकें, लेकिन मौजूदा तनाजुर में जिस तरीके से तमाम तर चीज़ों को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस को लीड किया गया है, क्या उस कॉन्टेक्स्ट में आपको उसकी कुछ शबीह मिलती है? बिल्कुल ऐसा ही है, और ये तो कुरान में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है मुसलमानों को कि वअद्दू लहुम मस्तताअतुम, कि तुम जो इतनी तैयारी आप करोगे कि आप दुश्मन को आप उसको जवाब दे सको। जैसे मैं इसको एक एग्जांपल देता हूँ कि हज फ़र्ज़ है जिसके पास माल होगा, लेकिन इतना माल हासिल करना फ़र्ज़ नहीं है कि हज फ़र्ज़ हो जाए। लेकिन ये जो जिहाद है, ये जो मिलिट्री का, ये जो आप एटॉमिक पावर को देख लें या मिसाइल्स की, जितनी भी टेक्नोलॉजी, इसका हासिल करना फ़र्ज़ है मुसलमानों पे कि कम अज़ कम इतना तुम टेक्नोलॉजी हासिल करो कि तुम अपना दिफा कर सको, और तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम अटैक भी कर सको। तो पूरे आलम इस्लाम में आप 57 ममालिक में देखेंगे तो अल्लाह ताला ने, ऐसा लगता है, जो आपने सर्कमस्टांसिस की बात की और उसके ऊपर, कि पाकिस्तान को अल्लाह लीडिंग रोल में ले आए हैं। आप देखें ना पूरे पाकिस्तान के अंदर कितने हमारे चैलेंजेस थे, कभी TTP, कभी BLA, कभी जाफर ट्रेन का हो रहा है, कभी कहीं कुछ हो रहा है, और अफवाज का मोरल डाउन था और एक तरह से अजीब सी एक खलफशार था। तो आप अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान हुआ है कि एक लम्हे में अल्लाह ने पूरा सिनेरियो पलट दिया। 180 पे आप कह लें इसको। आप जहाँ जा रहे हैं DGICPR की आप विजिट्स देखें, नमल यूनिवर्सिटी में गए हैं, कल वहाँ कॉलेजेस में गए हैं, कल पेशावर में गए हैं, ऐसा बेहतरीन इस्तकबाल हुआ है। और आप DG की टॉक देखें, और जो तीनों जो फोर्सेस के जो नुमाइंदे थे उनकी, आप तो बहुत ही ईमान अफरोज़, और ऐसा रूह अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ये समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर फूंक दी गई है, जैसे लोग एक सरशार हों, खुशी में जैसे इंसान झूम रहा होता है। और इसमें यकीनन बहुत बड़ा किरदार आर्मी चीफ़ का है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, जिन्होंने सब ने सपोर्ट किया। तो फील्ड मार्शल का ओहदा दिया जाना, ऑपरेशन का नाम बुनियानुम मरसूस होना, नारा तकबीर और फजर का टाइम और सब, और वो बुज़दिल सिविलियन पर आया, रात की तारीकी में आया। हमने उनको हिट किया जहाँ से हमें हिट कर रहे थे, और दिन की रोशनी में गए और नारा तकबीर के साथ गए। तो वो तो प्रीपेड थे ना, तो क्यों नहीं रोक सके और क्यों नहीं दिफा कर सके। तो हर एतबार से इंशाल्लाह ये पाकिस्तान, अल्लाह इसको लीडिंग रोल में लाया, और हमारी अफवाज को अल्लाह ने दिखा दिया, पूरी दुनिया को और आलम अरब को और तमाम इस्लामी ममालिक को। लोग कायदाना तौर पर हमें देख रहे हैं पाकिस्तान को कि ये वो मुल्क है और ये वो अफवाज हैं और ये वो लोग हैं जो उम्मत मुस्लिमा को लीड करेंगे। ये बहुत बड़ी उम्मीद की बात है। ठीक है मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए, और जो आपने गुफ्तगू फरमाई यकीनन वो लोगों के लिए देखने के लिए भी है कि जहाँ जब भी खुदा ताला ने हमेशा
अब ईमान वालों से यही वादा किया है कि भले से तादाद में 313 हों, भले से तादाद में 72 हों, भले से आपकी अफवाज छोटी हो, लेकिन अगर आपकी तैयारी पूरी है और ईमान आप में भरपूर है तो आप जज्बा है जी जीत का, तो आप 1000 पे भी गालिब आ सकते हैं। आप अपने से बड़े अददी बरतरी में दुश्मन पे बहुत आराम से गालिब आ सकते हैं। इसी के साथ हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। कहते हैं आपको वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन एंड आई होप कि अब आपकी सुबह का आगाज हो ही गया होगा तकरीबन। वैसे तो जल्दी हो गया होगा, मे बी जो इनिशियल जिम्मेदारियां होती हैं उसके बाद थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस आपको मिला होगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई थिंक बच्चे स्कूल जा चुके होते हैं, अम्मियाँ जो हैं थोड़ा सा घर पे सांस ले रही होती हैं, जो बाकी लोग होते हैं मेरे ख्याल में दफ्तरों में पहुंच चुके होते हैं। दिस इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग, आई डोंट नो, हर एक की ज़िंदगी वैसे मुख्तलिफ होती है। मुख्तलिफ क्या होने जा रहा है बड़ा मुझे ये तो बताएं, पीएसएल में व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग, क्रिकेट में क्या होने जा रहा है जरा मुझे ये भी बताओ। नहीं, इट्स एब्सोल्युटली सिंपल। आज दो सबसे बड़ी टीमों का मैच है, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोटा ग्लैडिएटर। नहीं, इसमें क्या मुख्तलिफ है मुझे बताएं ना। मुख्तलिफ ये हो सकता था कि मुल्तान सुल्तान खेल रही होती है एलिमिनेटर, पेशावर ज़ल्मी भी अभी तक ये मुख्तलिफ होता, तो वो तो हुआ नहीं। अच्छा, दूसरी जानिब मुख्तलिफ तो नहीं, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये हुई है और कि दुबई में पाकिस्तान और बांग्लादेश के हो गए मुज़ाकरात कामयाब और पाकिस्तान के दौरे पे बांग्लादेश आएगी। तो भारतीय टीवी जो कह रहा था ना कि नहीं आएगी बांग्लादेश पाकिस्तान का टूर मिल गया खाक में, कुछ नहीं हुआ, ऐसा होगा टूर। पहले 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे, लाहौर में ही होंगे और 16 रकनी स्क्वाड का ऐलान तो हो गया। वी आर जस्ट वेटिंग कि बल्कि नहीं, पाकिस्तान की भी 16 रकनी स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। सो क़यादत जो है वो सलमान अली आगा कर रहे होंगे ऑब्वियसली। तो ये स्क्वाड पूरा क्या है इस पे भी ज़रा हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है सैयद हैदर, क्रिकेट एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, हाउ आर यू फीलिंग? थैंक यू वेरी मच, एंड आल्सो हाउ आर यू फीलिंग? पहले तो जरा बात कर लेते हैं बांग्लादेश सीरीज के हवाले से। फाइनली बांग्लादेश टीम इज कमिंग, आल्सो उनका स्क्वाड पहले आ गया था, अनाउंस हो गया था, हमारा भी हो गया। सो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस और आपका एनालिसिस क्या है इस टीम अनाउंसमेंट पे? तो बड़ी अच्छी बात है कि बांग्लादेश का टूर जो है कंटिन्यू हो रहा है। कुछ ऐसी खबरें आ रही थी कि बांग्लादेश की टीम शायद ना आए और उनके कुछ यहाँ पे उनके प्रॉब्लम्स थे जिसको वो चाहते थे पहले सॉल्व कर लिए जाएं। हालांकि पीसीबी ने वो नहीं बताई है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो है सबको पता है क्या प्रॉब्लम्स थी। बहरहाल उस पर हम बात नहीं करते, लेकिन हम देखते हैं कि अब दोनों टीमें जो हैं वो भी अनाउंस हो चुकी हैं और पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला लिया है कि 3 बड़े प्लेयर्स को उन्होंने घर बिठाया है, बाबर आजम को, मोहम्मद रिजवान को और शाहीन शाह अफरीदी को, यानी उन तीनों को रेस्ट दिया है ताकि यंग प्लेयर्स जो हैं उनको मौका मिल सके और वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकें। लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो अगर उनको भी ना लिया जाता तो बेहतर होता, बजाय उनके मजीद नए खिलाड़ियों को जिन्होंने इस पीएसएल में परफॉर्मेंस दी है उनको लिया। कौन से खिलाड़ी नहीं होने चाहिए थे? मेरे ख्याल से देखें, साइम अयूब को अभी नहीं लेना चाहिए था। साइम अयूब जो है अभी वो इंजरी के बाद जो आए हैं फिट भी पूरे नजर नहीं आते हैं और कोई बड़ी इनिंग भी नहीं खेल पाए। उनको हुसैन तलत हैं, 7-8 साल हो चुके हैं, अब उनको टीम में लेना ये बात भी समझ में नहीं आती है। फ़खर जमान को भी ड्रॉप किया जा सकता था, फ़खर जमान सीनियर खिलाड़ी हैं, उनको भी अभी ज़रूरत नहीं है आपको बांग्लादेश। फ़खर जमान की तो फॉर्म लगी हुई है, फिर अभी इंजरी के बाद उसने बेटर कमबैक किया है, तो व्हाई डू यू थिंक उसको नहीं? देखिए 2 बातें होती हैं, आप सीरीज सिर्फ जीतना चाहते हैं या अपने प्लेयर्स को मौका देना चाहते हैं। मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा मौका था। आपके जो पीएसएल में इस साल जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है उनको आप मौका देते, जिससे नईम है लाहौर कलंदर्स का, मेरे ख्याल से उसको मौका मिलना चाहिए था। अली रजा को मौका मिलना चाहिए था, आप नसीम शाह को अली रजा बहुत यंग नहीं है अभी, मतलब एक ख्याल ये है कि अली रजा हैज जस्ट कम इन, उसको थोड़ा सा डोमेस्टिक खेलने दे। कोई भी नया लड़का आता है या बच्चा आता है उसकी हाइप क्रिएट होती है, आप उसे नेशनल खिला देते हैं, उसके सर पे वो सवार हो जाती है, फिर उसकी परफॉर्मेंस गायब हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान में बड़ी जल्दी की जाती है, लेकिन हो सकता है कि उनको टीम में रखते हैं, मैच ना खिलाते, ताकि टीम का देखें एनवायरनमेंट से भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। और उसके साथ साथ ये है कि चलिए अली रजा को नहीं खिलाते, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स थे और भी मौजूद थे जो 1-2 साल से खेल रहे हैं पीएसएल में और उनका चांस बनना चाहिए था। उनको पीएसएल में भी इस साल ज़्यादा मौके नहीं मिल सके। हसीबुल्लाह है जैसे विकेट कीपर हैं, अगर उनको मौका दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। फिर उसके बाद एक स्पिनर जो हमने अभी डिस्कवर किया है पाकिस्तान कोयटा ग्लैडिएटर्स का, उस्मान तारिक, ये
बड़ा आपको जो है एडवांटेज दे सकता है। उसका एक्शन, उस्मान के एक्शन के ऊपर सवाल उठा है, अभी उसने कमबैक क्लियर हो किया चुका है। है। जी 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 जी, अभी उसने है। कमबैक किया है। डू यू थिंक comeback उसको अभी किया, टीम में शामिल करना वो- बेटर है? उसका नहीं। कॉन्फिडेंस शेक हुआ होगा। आई मीन जस्ट नहीं, उस बिल्कुल अब हो सकता है बहुत जल्दी होती, लेकिन इन प्लेयर्स को आपको जो है अपनी लाइन में रखना पड़ता है, क्योंकि अब बांग्लादेश के बाद कोई सीरीज आपके पास ऐसी नहीं है जहां आप अपने जूनियर प्लेयर्स को आजमा सके। अब उसके बाद फिर आपका टूर है वेस्ट इंडीज का, वहाँ तो आप जाहिर सी बात इनको ले गए, लेकिन आपने बहुत सारे प्लेयर्स का नाम लिया कि जिनको नहीं होना चाहिए। क्या उनमें शादाब खान को भी डालना चाहेंगे? अगेन शादाब खान पीएसएल में उन्होंने जो किया सो किया, लेकिन क्या हम पीएसएल की कारकर्दगी की बुनियाद पे शादाब खान को दोबारा वाइस कैप्टनसी रिटेन करें? जो उससे पहले हुआ हम कैसे भूल सकते हैं? बीइंग वाइस कैप्टन वो सीरीज कितनी बुरी गई थी। एंड हिज रोल एज अ स्पिनर एज वेल। बिल्कुल, देखिए शादाब खान, मैं समझता हूँ शादाब खान को टीम में नहीं होना चाहिए था। शादाब खान जो है वो बहुत सीनियर हो चुके हैं, और फिर अभी उनकी इतनी कोई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नहीं रही। इस्लामाबाद टीम जीती तो है, लेकिन शादाब ने कोई ऐसी बॉलिंग में उनकी मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आई है। बॉलिंग वो बहुत ख़राब की उन्होंने। हाँ, बैटिंग में कभी कभी उन्होंने अच्छी बैटिंग कर ली, लेकिन वो 6-7वें नंबर पे खेलने आ रहे हैं। पहले वो 1 डाउन आते थे, अब वो नीचे आ रहे हैं। तो शादाब खान की ज़रूरत नहीं थी, उसके बजाय किसी और प्लेयर को मौका देते ज्यादा अच्छा था। लेकिन शायद सेलेक्टर्स डरे हुए भी हैं शादाब कि की जगह किसको होना चाहिए व्हेन वी से कि स्पिनर की हमें ज़रूरत है, और फिर हमें उस नंबर पर एक बैटर की भी ज़रूरत है जो या तो बैटिंग इनिंग्स फिनिश कर सके, या फिर कोई 18 गेंदों 10 गेंदों पर कोई इम्पैक्ट बैटिंग कर सके। देखिए, आपने मिडिल ऑर्डर में 4-5 बैट्समैन रखे हैं। हसन नवाज हैं, इरफान खान नियाजी हैं, फिर साहबजादा फरहान किस पोजीशन पे खेलेंगे ये अभी नहीं पता है। फखर जमान है, साइम अयूब आपके पास ओपनर ऑलरेडी मौजूद हैं। तो उसके बाद हो सकता है साहबजादा फरहान 1 डाउन खेलें। अगर वो 1 डाउन खेलते हैं तो फिर फखर जमान, फिर आपके दूसरे जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है वो कहाँ पे खेलेंगे। तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा सिलेक्शन कमेटी जो मैच प्लेइंग 11 बनाएगी उसके लिए, किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं। तो शादाब खान अगर मिडिल ऑर्डर में आएंगे भी तो आप किसको निकालेंगे, यहाँ पे ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, अबरार अहमद आपके साथ हैं, स्पिनर अबरार अहमद खेल रहे हैं, तो टीम जो है बैलेंस है। और सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी है मोहम्मद वसीम की। मोहम्मद वसीम ने इस पीएसएल में बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है। और आज जो मैच है क्वेटा का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मोहम्मद वसीम के लिए, क्योंकि मोहम्मद वसीम ने पिछले 3-4 मैचों में कोयटा को चेस जब डिफेंड कर रहे थे वो स्कोर को, तो बड़ी अच्छी बॉलिंग की। और आज भी उनकी बॉलिंग जो है, उनकी और खुर्रम शहजाद की, इन दोनों की बॉलिंग जो है वो देखने वाली होगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। सैयद हैदर हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान का स्क्वाड तो अनाउंस हो गया, लेट्स सी कि हाँ, और पीएसएल का अहम मैच भी है। यू नो, टॉकिंग अबाउट स्पोर्टिंग या फिर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, पाकिस्तान में 8000 से बुलंद इतनी चोटियां हैं जो पूरे दुनिया में नहीं हैं। और इसी हिसाब से अब पहले इतना रुझान नहीं था, लेकिन अब रिसेंट पास्ट में बहुत सारे माउंटेनर्स जो हैं वो उभर के सामने आ रहे हैं। शहरोज काशिफ हो गए, सरबाज खान हो गए, दस्तक पाराज और एंड एक ऑल। जो बहुत अच्छी चीज़ हो रही है वो ये हो रही है कि पहले हम देख रहे थे कि सिर्फ मर्द माउंटेनर्स ही हमें नजर आते थे, बट अब हम खातून को भी देख रहे हैं। और नाइला कियानी एंड ऑल, एग्जैक्टली, एंड देयर लॉट ऑफ माउंटेनर्स जो कि पहले हम देखते थे दूसरे मुल्कों से यहाँ पर खवातीन आती थी और खातून आकर यहाँ की चोटियाँ सर करती थी। अब जब अपने ही मुल्क से हम खातून को देखते हैं, इट इज़ अ ग्रेट मोटिवेशन। और उसमें भी सबसे अच्छी बात क्या कि दुनिया की कम तरीन पाकिस्तानी कोपैमा सलीना ख्वाजा, एबटाबाद से सलीना का ताल्लुक़ है। 9 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया की तीसरी 6050 मीटर बुलंद चोटी मंगली को सर करने का आलमी रिकॉर्ड बनाया था। 2019 में 7027 मीटर बुलंद स्पेक्ट्रम चोटी उसको सर किया, और गोल्डन पीक के नाम से भी, जिसे गोल्ड पीक के नाम से भी जाना जाता है। और 7000 से ज़ायद मीटर से ज़ायद बुलंद चोटी पर पहुँचने वाली कम उम्र तरीन माउंटेनर का रिकॉर्ड भी वो रखती हैं, और दीगर जो हैं वो पीक्स को भी करती रहती हैं। सो आज सलीना हमारे साथ मौजूद है, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीना, वेलकम टू द शो एंड मॉर्निंग। ज़रा बताइए कि ये शौक़ जो आपको हुआ है, शौक़ किसी को देख के हुआ, कैसे आपको ये शौक़ चढ़ा? शौक तो काइंड ऑफ खुद से ही हुआ था मुझे, क्योंकि हम जाते थे इधर एवरेज जो हाइकिंग के लिए होता है। मैं आई थिंक आई वाज 7 व्हेन आई स्टार्टेड रेगुलर हाइकिंग, एंड देन फिर मैं 8 साल की थी जब हमने प्रॉपर इसको एज अ ट्रेनिंग लिया।
फिर 9 इयर्स की एज में मैंने 5000 मीटर का एक पहाड़ किया, 6000 के 2 किए। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता शौक बनता गया और कुछ माउंटेनियर्स भी थे जिनको देख के मैं इंस्पायर होती थी। राइट अच्छा, विद द स्पैन ऑफ टाइम ऑब्वियसली हमारी जब आप इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं, कोई भी चीज़ आप कोई भी स्किल आपका होता है, आप उसे प्रैक्टिस करते रहते हैं, यू नो उसमें आप बेहतर से बेहतर होते चले जाते हैं। बट आई रियली वांट टू नो व्हेन यू वर 7 एंड यू थॉट कि ये मुझे करना है, वाज इट एक्साइटिंग फॉर यू समवेयर, वाज इट फियरफुल, हाउ वाज द एक्सपीरियंस एट दैट टाइम? When I was 7 कोई एग्जैक्ट प्लान नहीं था कि हम माउंटेनियरिंग ही करेंगे। इट वाज लाइक बेसिक फिक्स वगैरह, तो उसका मुझे शौक होता था। फिर जब मैं 9 साल की हुई तब हमने इसको सीरियसली अप्रोच करना शुरू किया था। तो शुरू में थोड़ा डर लगता था मुझे, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता बस कम होता गया। अच्छा सेलिना, जब भी माउंटेनियरिंग की बात आती है तो साल 2010 से पहले माउंटेनर ज़्यादातर गिलगित बल्तिस्तान से आते थे। अब हम देख रहे हैं कि लाहौर, वी हैव गॉट सम इन कराची एज वेल, और यू फ्रॉम एबटाबाद, यस यू फ्रॉम एबटाबाद। सो ये जो ये चेंज हो रहा है मामला, आप लोग अपनी ये तमाम तर प्रैक्टिस कहाँ करते हैं? क्योंकि माउंटेनियरिंग स्कूल जो हैं वो बहुत कम है, मतलब ना होने के बराबर है ना। एक स्कर्दू में है, एक शायद लाहौर में कोशिश की थी, आई डोंट नो कि उसका क्या है। सो जब आप इसकी करती हैं चोटी सर करने की, जब प्रैक्टिस कर रही होती हैं तो वो कहाँ पे कर रही होती हैं, कैसे करती हैं? प्रैक्टिस का तो ये है कि मैंने हुंजा में लेवल 1 एंड लेवल 2 के माउंटेनियरिंग कोर्स भी लिए हुए हैं, और उसके अलावा तो बस यही होता है कि कोई छोटी मोटी हाइक्स कर ली या किसी पहाड़ पे एक्लेमेटाइजेशन के लिए चले गए। इसी तरह और ये एबटाबाद में ही, एबटाबाद के आसपास ही, एबटाबाद मंसेरा? एबटाबाद में तो मीरंजानी टॉप हाईएस्ट है, तो उसको हम प्रेफर करते हैं ट्रेनिंग के लिए, जब मैंने 264 टाइम्स कर लिया है। लेकिन उसके अलावा भी इधर उधर जाते रहते हैं डिफरेंट पहाड़ों पे ट्रेनिंग के लिए। You saying it like it's nothing. You saying it like आज मैंने खाने में ये खाया, मैं वहाँ जाती रहती हूँ, मैं ऐसी वहाँ चली जाती हूँ, मेरा दिल करता है। मीरंजानी टॉप का एक एक दरख्त वहाँ पे रखा हुआ है, एक पत्थर याद होगा एग्जैक्टली। आपको उस पहाड़ का एम्बेसडर बना देना चाहिए, मुझे लगता है कि दिस अगर यहाँ जाना है तो इनसे सबसे पहले रब्ता करें, ये बता देंगे कि हर नुक्कड़ पर कोने पर कौन सा पत्थर रखा हुआ है। अच्छा, आई रियली वांट टू आस्क, हम जिस भी कम्युनिटी, जैसे हम हैं, वी बीइंग जर्नलिस्ट, हम सबकी कम्युनिटी बन जाती है, यू नो, एंड उनसे हम मिलना शुरू करते हैं, हम सीखते हैं, सिखाते हैं और अगले टारगेट्स, अपना एम्बिशन और इस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। व्हेन आई से कि अब आकर पाकिस्तान से बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो यू नो कोपएमआई की तरफ आ रही हैं, आई रियली वांट टू नो कि क्या पाकिस्तान में भी अपर एरियाज़ में, ओ इन कराची और अदरवाइज़, ऐसी कोई कम्युनिटी अब तक पाकिस्तान के अंदर बिल्ड हुई है जो कि कोपएमाओं की हो और उसमें ख़ास तौर पे ख़वातीन को मोटिवेट करती हो, ताकि वो आपस में मिल के सीख सकें, जो नए आने वाले लोग हैं वो आप लोगों को अप्रोच कर सकें जिनका ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस है? I'm not sure if there's something like that, लेकिन आपस में तो हमारी बात वगैरह होती रहती है, और आई थिंक एक माउंटेनियर्स का मीटअप भी होता है कभी कभी, तो उसमें लाइक बिकॉज इंटरनेशनली मैंने देखा है ये होता है, हर मुल्क की एक अपनी ऐसी कम्युनिटी होती है, वो एक दूसरे को एनकरेज करते हैं, एग्जैक्टली। और फिर यू नो जो यू नो वो क्लाइमेट चेंज, दीगर मामला, कोई अगर ग्रुप जा रहा है और किसी को कोई ख़बर मिल रही है, वो एक दूसरे से इस तरह से कनेक्शन में रहते हैं और इस तरह से एक दूसरे की हेल्प भी होती रहती है। जी, वो मतलब एक दूसरे से ही फिर करना पड़ता है, कोई इस तरह एग्जैक्ट कोई ऑफिशियली कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा सेलिना, यू हैव डन 5000, यू हैव डन 6000, यू हैव डन 7000, क्या आगे आपके एम्बिशंस है? दुनिया में 14 चोटियां हैं, समिट 14 कहते हैं उनको। अब नेक्स्ट आपका कौन सा समिट है और क्या करने जा रही हैं? अभी हम सोच रहे हैं कि जून में हम नांगा पर्वत ट्राई करें, हम ट्रेनिंग कर रहे हैं उसके लिए, लेकिन फिलहाल स्पॉन्सरशिप में इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि फाइनेंशियली हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है अभी कहीं से, तो इफ आई स्पॉन्सर्स आई वोंट बी एबल टू डू दैट। तो बस इस पे सारा डिपेंडेंट है। अगर वो हो गया, गोइंग टू गो फॉर G1 एंड G2 एज वेल। और फिर जो और नांगा पर्वत कौन किस फेज से करेंगी? रूपल फेज से करेंगी या फिर कौन से? नांगा पर्वत द्यामर फेज से करूंगी, और अगर वो मेरा हो जाता है तो आई विल बी द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू डू दैट।
दैट विल बी ग्रेट एंड आई रियली होप कि आपको वो स्पॉन्सर्स मिल सके और वो साजगार मौसम मिल सके कि आप लोग नांगा पर्वत को सर कर सके। बहुत शुक्रिया सलीना। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि जब कम्युनिटी होती है तो आपको स्पॉन्सर हासिल से कॉन्टैक्ट में रहना आसान होता है। आई एम रियली होपिंग कि पाकिस्तान में बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे आगे तो बढ़ रहे हैं, अब स्पॉन्सर्स का भी वक्त है कि वो आएँ और इन्हें सपोर्ट करें एंड यू नो अपनी भी मार्केटिंग करें इन लोगों के थ्रू। सिर्फ जब नाम आता है नांगा पर्वत का तो ही इंसान में चिल्स आ जाते हैं और ये लोग तो इसको सर कर रहे होते हैं, तो सोचें कि टॉप पे पहुंच के क्या मनाजिर होंगे। हम भी ये सोचते हैं, आप भी ये सोचें। ब्रेक में हम सोचते रहते हैं कि क्या मनाजिर होंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। सोच के वापस आते हैं। ब्रेक के बाद कहेंगे शो में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आई होप आपकी सुबह अब तक अच्छी चल रही है और अगर नहीं तो वी आर हियर टू मेक इट इवन ब्राइटर फॉर यू। एनीवेज कल हमने अपने शो में एक अहम मुकदमे के बारे में बात की थी और हमें बड़ी खुशी हो रही थी कि उसके अंदर एक अहम डेवलपमेंट ये हुई कि उस केस को जल्द ख़त्म करने की, तमाम अपीलों को की समातों को जल्द मुकम्मल करने की बात की जा रही थी। और इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में जारी जो अपीलों की समात है उसमें अब इस केस में कल एक अहम फैसला सामने आया, जिसके हवाले से मैंने आपको बताया कि नूर मुकद्दम कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र की अपील को मुस्तरद करते हुए सज़ाए मौत पर करार रखने का फ़ैसला कर लिया है। जस्टिस हाशिम काकड़ ने मुख्तसर फ़ैसला सुनाया है और मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र के ख़िलाफ़ कत्ल की दिफ़ात में सज़ाए मौत को बरकरार रखा गया है। एब्सोल्युटली। अब इस सब पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वालिद नूर मुकद्दम शौकत मुकद्दम साहब। शौकत साहब, एक मरतबा फिर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे क्या ये पूरा फ़ैसला आया है, ज़रा ये बताइए हमें, कितने मुतमईन हैं आप? जी थैंक यू बोल टीवी। जी हम मुतमईन हैं जो फैसला है। अभी तो खैर शॉर्ट ऑर्डर है, लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट बात हमारे लिए थी कि जो मरकज़ी मुलजिम है ज़ाहिर जाकर, उसको सुप्रीम कोर्ट में सज़ाए मौत जो है वो बरकरार रखी है और ये बहुत खुशाइन है। और हमारे तसल्ली है कि जो मरकज़ी मुजरिम है, मरकज़ी मुलजिम था, उसकी सज़ाए मौत जो है वो बरकरार है। और जो है हमें खुशी इस बात की कि तकरीबन 4 साल तो लग गए इस पूरे सिलसिले में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये एक नतीजा खेज जो है एक डिसीजन हो गया है सुप्रीम कोर्ट से। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद करते हैं कि इसको फांसी भी जल्द से जल्द चढ़ जाए। सही। फैसले में ज़रा समझना चाहते हैं कि मज़ीद कल चूँकि अपीलों के ऊपर समाअत हुई थी, कल हम यही बात कर रहे थे कि जुडिशरी में ये एक अहम मिसाल होगी। कल एक्सपेक्टेशंस भी बड़ी अच्छी आ रही थी, हम और आप यही बात कर रहे थे कि सारी जो अपीलें हैं उनको जल्द ख़त्म करने का, जल्द सुनवाई का, इस केस को मंतकी इंजाम तक पहुंचाने की बात की जा रही है। ऑल थ्रू दिस वे आई वांट टू अंडरस्टैंड इस फैसले तक आने के लिए आप लोगों की स्ट्रगल्स क्या रही हैं। ठीक है, रिगार्डलेस कि हम कल भी बात कर रहे थे कि सेशन कोर्ट से यहाँ तक आना ही एक इतना ह्यूज प्रोसेस है, इन्वेस्टिगेशन ही इतना एक ह्यूज प्रोसेस है, लेकिन हम इसे बार बार कह रहे थे कि ये एक ओपन एंड शट केस है, बट उसके बाद भी इसमें इतने साल लगे। सो आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रगल्स क्या हैं इस पूरे केस में, आपकी क्या स्ट्रगल्स रही? जी आप सही फरमा रहे हैं। जब ये केस हुआ था और जब जिसको मुजरिम को पकड़ा गया था और ये पता चल गया था कि ये इसका घर है, इसी घर में इसने कत्ल किया, तो हर कोई यही कहता था कि ये एक ओपन एंड शट केस है। लेकिन बात यह है कि कानून में जो है उसको मुजरिम भी हो उसको फेयर ट्रायल देना बहुत ज़रूरी होती है। ये कानून का एक हिस्सा है। तो हर मुजरिम का भी एक हक होता है कि उसको फेयर ट्रायल दिया जाए। तो इसलिए वो हालांकि 20 जुलाई 2021 को ये वाक़या हुआ, ये दर्दनाक वाक़या हुआ, लेकिन फिर जो है सारे प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ा और 19 विटनेसेस थे, उनको बुलाना पड़ा। जो वकील जिसके डिफेंस के वकील थे, ज़ाहिर के वकील थे, कुछ तो इस्लामाबाद से, कुछ बाहर से आ रहे थे, लाहौर वगैरह से, उनको डेट्स तारीखें अलग अलग मांगते थे वो तो। और उसके बाद सारी जो एविडेंसेस थी साइंटिफिक तरीक़ों से उसको चेकअप करना था। कुछ फैसिलिटी इस्लामाबाद में, कुछ लाहौर में,
वो वहाँ जाके चेकअप कराना पड़ा। शौकत साहब, कता कलामी की माजरत चाहती हूँ। एक्चुअली व्हेन आई से कि ये स्ट्रगल जो आप बता भी रहे हैं, ये एक अफसोस, मतलब कोई भी नहीं चाहता कि वो किसी भी किस्म के प्रोसेस से गुजरे, और ये बड़ा पेनफुल है। हम नहीं समझ सकते, जो इससे गुजर रहा है वो इस पेन को समझता है। लेकिन जब हम किसी प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं तो वी लर्न समथिंग। हमें लगता है कि यार सिस्टम में इस चीज़ की ज़रूरत है, ये चीज़ यहाँ पर होती तो वक्त कम लगता, चीज़ें और बेहतर हो जाती। आगे और बहुत सारे लोग हैं जो कि पता नहीं कितने केसेस से गुजर रहे होंगे। सो आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि आपको ये जो मुश्किलें आई, आपने क्या समझा कि जो लैब फैसिलिटीज़ हैं साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए, ये कराची में होती, यहाँ होती, उस शहर में होती तो चीज़ें आसान हो जाती, वो मुझे ज़रा समझना है। जी सही है, वो बात ये है फेयर ट्रायल वो तो रिक्वायरमेंट है, होनी चाहिए। अभी इसके फेयर ट्रायल में 7-1 महीने लग गए थे। मैं समझता हूँ कि 2 से 3 महीने बहुत होते हैं, और इस सारे केस मतलब तकरीबन 4 साल लग गए हैं। इसी तो ये 4 साल के बजाय बहुत, अगर ये तीनों मरहलों से गुजर करके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, मेरे ख्याल में एट द मोस्ट जो है। चलिए ठीक है सर, हम आपसे मज़ीद बात भी करेंगे। तो फैसल, आज टी डे है, दुनिया भर में टी डे मनाया जा रहा है, चाय का दिन मनाया जा रहा है। और पाकिस्तान तो इसकी मिसाल कायम कर चुका है कि वी बेस्ट एट मेकिंग टी। सो इफ एनी सिर्फ पाकिस्तान थोड़ी मोतरफ इसके, नहीं पाकिस्तान पड़ोस भी है, पाकिस्तान ने तो बना के दी, वही तो पड़ोस भी इसका मोतरफ। मैसेज तो वहां से आया था दैट टी वाज फैंटास्टिक, हमने तो सिर्फ पेश की थी। सो वी आर वेरी गुड एट सर्विंग टी, वी आर वेरी गुड एट मेकिंग टी। सो एनीवन हु इज एक्चुअली थिंकिंग एनीथिंग रॉन्ग अबाउट पाकिस्तान, यहाँ पर आकर कुछ करने का प्लान है तो आए, हम चाय के साथ भिजते हैं फिर वापस। एब्सोल्युटली। अच्छा, गुज़िश्ता 6 माह के दौरान, अब जरा हम सीरियस नोट, नहीं सीरियस नोट पहले वाला था, अब जरा लाइटर नोट वाली बात कर रहे थे। पाकिस्तानी जो है वो 94 अरब रुपए की चाय पी गए। अच्छा, मुझे इस जुमले से भी बहुत जो है ना बहुत इख्तलाफ है। क्या मतलब 94 अरब की चाय पी गए? भाई एक बंदा थोड़ी पी गया 94 अरब, 24 करोड़ है, 24 करोड़ अगर 94 अरब की चाय पी गए तो क्या है। लेकिन इसको पीने का जो तरीका है ना, हमारे यहाँ चाय को समझा जाता है कि वो शरबत है, तो वो आप शरबत उसमें चीनी और फिर दूध, व्हाट इट डज विद दूध, जब आप चाय में दूध मिलाते हैं तो क्या हम दूध मिला रहे हैं, केमिकल रिएक्शन होता है, क्या वो दूध है? ओह या क्या वो टी वाइटनर्स हैं एंड सो ऑन। यस, तो हमारे साथ आज डॉक्टर आयशा अब्बास, माहिर ग़िज़ाइयत मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग पेशेंटली, उसके लिए माजरत। बट चाय हम सब पीते हैं, बहुत फ़ायदेमंद भी है एंड ऑल दैट, लेकिन आगाज़ करते हैं इस चीज़ से कि हम इस फ़ायदेमंद चीज़ को नुकसानदेह पाकिस्तानी कैसे बना रहे हैं। हम इस फ़ायदेमंद चीज़ को नुकसानदेह अपने शौक़ की वजह से बना रहे हैं, ठीक है। और उसमें यह है कि अब हर इंसान का अपना अपना मज़ा होता है। जैसे चाय जब किसी के आगे पेश की जाती है तो एक छोटी सी प्याली होती है और उसके अंदर एक कप होता है जिसमें चीनी भी साथ में ट्रे के अंदर रख के पेश की जाती है, जो हमारा एक ख़ास तरीका है। हम मेज़बान बहुत अच्छे हैं ना, हमारी हॉस्पिटैलिटी है, जैसे आपने कहा कि हमारे तो पड़ोसी ममालिक भी इस बात का एतराफ़ करते हैं। तो उसमें फिर ये है कि जब वो चीनी की प्याली होती है तो मुख्तलिफ़ मेहमान बैठे होते हैं, फिर हम उनसे पूछते हैं कि इसमें से कितनी चाय, कुछ उसमें से कितनी आपको चीनी हम दें, तो कुछ उसमें से जो मेहमान होते हैं वो कहते हैं कि ये जो चीनी की प्याली है ना, इसी के अंदर आप चाय डाल दीजिए। तो अब ये हर एक का अपना अपना तरीक़ा है और इस तरीके से हमने फिर अपनी सेहत को भी डैमेज कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि चाय के तो बहुत सारे फ़वाइद भी आ जाते हैं ना, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, पॉलीफेनॉल्स हैं, और एक हद तक अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं 2 से 3 कप, तो आपके जॉइंट्स के लिए भी ये बहुत अच्छी फ़ायदेमंद है। और फिर ये आपने कॉग्निटिव बिहेवियर, एक टर्म अगर मैं यूज़ करूँ, इसको मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत कर देती हूँ कि अगर हम इसकी 1-2 प्याली इस्तेमाल करते हैं तो आपकी मेमोरी पे ये बहुत अच्छे रिज़ल्ट लेके आती है। आपको कुछ पढ़ना है, लिखना है, इम्तिहान देना है, तो ये एकदम आपको अवेक करेगी, अलर्ट करेगी। हाँ, आपका ब्रेन फॉग हट जाएगा ना, तो ये आपका कॉग्निटिव बिहेवियर है, आपकी धुंधलाहट जो हुई हुई है, छाई हुई है, वो उसको दूर करेगी। लेकिन इसमें जो हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे तो शुगर इज़ अ वाइट पॉइजन। तो ये आपके सवाल का जवाब है कि हम इसको खुद अपने लिए एक अच्छी चीज़ को इस तरीके की मिलावट करके उसको बुरा बना रहे हैं, या हमने उसमें चलें दूध मिलाते हैं तो एक खालिस कोई चीज़ डालें उसको, लेकिन हम उसमें वाइटनर डाल रहे हैं। वो वाइटनर क्या है? वो तो दूध नहीं है,
वो तो सिर्फ एक वाइटनर है जो उसको एक शक्ल देगा, लेकिन उसके अपने अलग नुकसानात हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम इसको अच्छा और बुरा। एक ये बात जो कही जाती है, अब हियर व्हेन वी से टी, हम पत्ती की बात कर रहे हैं, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग, लेट्स एवरीबॉडी। आजकल बहुत सारी टीज आ गई है ना, you mix this with water and you make a tea and this tea all and are this tea. included in teas because उसमें अब तो जब हम ginger ये tea भी कहते है। हैं, yes, पर जब हम ये कहते हैं कि चाय हड्डियों के लिए अच्छी है, हम किस चाय की बात कर रहे हैं? We are talking about this पत्ती वाली चाय। अच्छा, ये अभी जो हम टी डे मना रहे हैं ये पत्ती वाली चाय है, लेकिन अगर हम इसी के अंदर ग्रीन इलायची कार्डमम डाल देते हैं तो इसकी इफ़ादत और बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे कि ब्लोटिंग के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, आप खाने के बाद इसको ले लेते हैं, आपने एक हरी इलायची डाल दी तो इसकी इफ़ादत बढ़ गई। अब इसी के अंदर आपने अगर अदरक का टुकड़ा भी डाल दिया तो हार्मोनल इश्यूज जो है, तो हम इसकी वेरिएशंस करते हैं। ठीक है, तो हमने अदरक का, लेकिन हमने चीनी डाल दी तो हमने इसके इंसुलिन स्पाइक कर दिया, इंसुलिन रिलीज हो गया। ठीक है, शुगर लेवल्स आपके बढ़ गए, तो ये हमने उसको बुरा वो कर डॉक्टर साहब, बहुत सारे खानों के फ़ायदे या नुकसान इस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस वक्त में वो ले रहे हैं। सो इज़ देयर एनी स्पेसिफिक टाइम कि वो चाय हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है और फिर वो नुकसानदेह साबित होना शुरू हो जाती है? खाने के फ़ौरन बाद हमें चाय चाहिए होती है, नाश्ते के फ़ौरन बाद हमें चाय चाहिए। Is it? You see, it should not be taken before meals, like before breakfast, empty stomach, खाली पेट, because आप पूरा रात आपने कुछ भी नहीं खाया हुआ और जनाब आपको एक बेड टी चाहिए ना, जो हमने एक इंग्लिश फार्मूला अपनाया हुआ है, अब उसमें आपका स्टमक पूरा खाली है एंड यू वांट टू हैव अ बेड टी, सो दैट इज़ गोइंग टू रिजल्ट इन एसिडिटी एंड हार्ट बर्न। ठीक है, आपके पूरा मैदा आपका खाली है और उसमें आप, ठीक है, इसके अंदर कैफीन की जो क्वांटिटी है वो कॉफ़ी से कम है, ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है, बट स्टिल इट हैज़ कैफीन and that can result in heartburn and acidity. So it should not be taken empty stomach. तो आपने टोस्ट ले लिया, साथ में ऑमलेट ले लिया, या और you can have a coffee as well, but a lot of people जिनको ये है कि खाली पेट में कॉफ़ी पी के रनिंग करूँ। हाँ, so the lot of people because they feel कि जी मुझे बहुत mental alertness हो जाती है और मेरा फैट बर्न होता है because मैं खाली पेट कॉफ़ी पी के रनिंग करूँ। हाँ, और रनिंग करूँ, और they're doing this, but in the end, जैसे as a doctor I feel and as a dietitian I feel the practice is wrong because उसकी वजह से उनको eventually बहुत stomach के और एसिड प्रोडक्शन के मसाइल बहुत होंगे बिकॉज कैफीन डायरेक्टली हिट करता है उनके डाइजेस्टिव। एक जो ये बात कहते हैं कि जब दूध चाय में मिल जाता है, इवन असली दूध मिल जाता है, तो कुछ एसिडिक हो जाता है वो, और वो चाय अच्छी नहीं रहती, वो पॉइजनस बन जाती है। नहीं, ये बात तो नहीं है कि वो चाय अच्छी नहीं रहती या पॉइजनस ही रह जाती। जो दूध की अफादियत है वो अफादियत नहीं रहती जो कि आप वैसे दूध का इस्तेमाल करें जो वो चाय पत्ती के साथ मिल जाता है। लेकिन ये कि अकेली पत्ती को एब्जॉर्ब करना, ऑफ कोर्स वो इतना हार्श हो जाता है और इतना कड़वा हो जाता है वाकई चाय में दूध। हाँ, लेकिन चाय में अगर आप दूध पीते हैं तो वो दूध के जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं होते। और दूसरी बात ये है कि चाय जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना आयरन की एब्जॉर्प्शन को नहीं होने देता। तो अगर आपने कोई भी चीज़ ऐसी खाई है जिसमें गोश्त का इस्तेमाल है, खजूर का इस्तेमाल है, पालक है, बीन्स है, लेंटिल्स हैं, अब आप ये खुराक खा रहे हैं और इसके फ़ौरन बाद आपने चाय, खाने के बाद आपने चाय का इस्तेमाल किया तो ना करें, क्योंकि ये चीज़ आयरन से भरपूर ग़िज़ा चाय इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। होते हैं वो जो एनेमिक होते हैं या वो लोग जिनका खून कम नहीं बनता या उनकी बॉडी आयरन को उस तौर से एब्जॉर्ब नहीं करते, दे शुड नॉट टेक टी। दे शुड नॉट, या फिर वो ब्रेकफास्ट में लें, 2 कप्स ऑफ टी लें, शाम में ले लें, क्योंकि उस वक्त वो चाय के साथ 2 बिस्किट ले लिए, या हमारा होता है कि कोई केक का पीस ले लिया या पापे ले लिए, ओके दैट्स फाइन। तो 2 कप्स ऑफ टी आर इनफ। और सुबह उन्होंने ब्रेकफास्ट में कोई सीरियल ले लिया या टोस्ट और एग ले लिया, उसके साथ चाय। क्योंकि कुछ लोगों का ये भी है ना, शुरू से ले रहे होते हैं, फिर दे एंड अप इन हेडेक्स, उनको माइग्रेन्स हो जाती हैं। जब कैफीन विड्रॉल होता है ना तो फिर माइग्रेन्स होती हैं। लेकिन खाने के बाद जब आपने एक भरपूर बैलेंस डाइट ली है, उसके फ़ौरन बाद आप चाय लेते हैं तो वो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देती, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है और दूध अलहदा से इस्तेमाल करें। डॉक्टर आयशा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और वो तमाम तर लोग जो ये देखते देखते एक और चीज़ होती है ना, मेंटल भी होती है कि
आप देख रहे हैं कोई एडवर्टाइजमेंट और उसमें कोई बर्गर आ तो चलो मैं खा लेता हूँ, तो अगर आपने देख लिया सेगमेंट और आपके जहन में आ गया चलो चाय भी लेते हैं तो पी लीजिए, लेकिन खुदा का वास्ता चाय को चाय की तरह पीजिए, उसे शरबत मत बनाइए, जूस मत बनाइए। इसी के साथ लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हमारे यहाँ अक्सर ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जो हम भुलाए नहीं भूलते। उनमें से एक वाक़या आपको याद होगा 2 साल कबल पेश आया था पाकिस्तानी शहर बटग्राम में, जब एक लिफ्ट थी, उसको आम ज़बान में डोली लिफ्ट कहते हैं क्योंकि वो गाँव में दूर दराज इलाकों में एक जगह से दूसरी जगह वायर्स पे होती है और एक इट्स सॉर्ट ऑफ अ डोली, और उसके बाद वो खींचते हैं और यहाँ से वहाँ जाती है। उसकी रस्सियाँ टूट गई थी और फिर वो लटकी रही थी और वो पूरा दिन लटकी रही थी। और वो पूरा दिन लटकी रही थी और सुबह से लेकर रात हो गई थी, और फिर कहीं जाकर उसमें बच्चे और असातिज़ा भी, टीचर भी मौजूद थे। और बड़ी हिम्मत की बात है जिस तरह से उन्होंने फ़ोन से राब्ता किया। आई मीन इट वाज, आई टॉक टू द टीचर। Yes. I know, you did talk to the तो फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि आर्मी रेस्क्यू करने आई, कमांडो रेस्क्यू करने आए, फिर जो वहाँ के मुकामी तो उन्होंने रेस्क्यू किया। अच्छा, ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है ना कि हम इन हीरोज़ को ऑनर करें, इस वाक़यात को याद रखें, और इसके लिए सिनेमा, मूवीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एग्जैक्टली, जहाँ से जो चीज़ें हैं वो हिस्ट्री होती है और वो हिस्ट्री में चले जाती हैं, और फिर अब वो हिस्ट्री डॉक्यूमेंट होती है वीडियोज़ के ज़रिए। पहले कभी एक ज़माना था जब हम पिक्चर्स के थ्रू या राइटिंग्स के थ्रू ऐसी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करते हैं। तो अब हम बात, चूँकि अब आपको पता ही चल गया होगा कि आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर मो नकवी की हालिया जो डॉक्यूमेंट्री आई है हैंगिंग बाय ए वायर की, कांस फिल्म फेस्टिवल में नुमाइश के लिए उसे पेश किया गया। और हैंगिंग बाय ए वायर बिटग्राम चेयरलिफ्ट हादसे पर बनी हुई है, और ये वाक़या एज वी टोल्ड यू कि ये 2023 में अगस्त में पेश आया था, जिसने पूरे मुल्क को हिला दिया था। तो मो नकवी आज हमारे साथ ही मौजूद हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। एक तो ये कि मुझे दिली खुशी है कि आपने एक ऐसा सब्जेक्ट चूज़ किया कि जो पाकिस्तान का सब्जेक्ट है, रियलिटी के करीब नहीं, रियलिटी है। व्हाट लेट यू चूज़ दिस सब्जेक्ट? पहले तो वालेकुम सलाम, थैंक यू बहुत, आपने मुझे शो में इनवाइट किया। देखें, ये एक रियल लाइफ एक्शन थ्रिलर थी, आप समझ लें, बिकॉज आप लोग, हम सब देख रहे थे बहुत सस्पेंस में पूरे दिन कि किसी वक्त भी वो केबल टूट सकती थी, और वो जो 8 बच्चे थे उसमें वो पूरे गिर सकते थे 1000 फीट इन द एयर। एंड इतना ये डिफिकल्ट सिचुएशन था, और नीचे पानी है और तेज बहता हुआ पानी था, 1000 फुट इन द स्काई। उसके अलावा रात हो रही थी, हेलीकॉप्टर्स भी जब वो नज़दीक आते थे तो ऑब्वियसली वो उसके रोटरी प्रेशर की वजह से वो पूरी हिल जाती थी। तो मतलब 1000 लोग वहाँ पे सब इकट्ठे हुए, तो बहुत सस्पेंस था। तो ये इतना डिफिकल्ट रेस्क्यू ऑपरेशन था, एंड सब हैप्पी एंडिंग तो थी, आप लोग सब जानते हैं, सब सेव हो गए। लेकिन जो इसमें ख़ासतौर पे ग्लोबल मीडिया में, और मेरा ताल्लुकात भी ज़्यादातर इंटरनेशनल के साथ है, और मैं ज़्यादातर हॉलीवुड में काम करता हूँ, और ये तो एक तो दिस वाज अ हॉलीवुड मूवी, बट इन रियल लाइफ एक एक्शन एडवेंचर फिल्म थी। बट जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी, ख़ासतौर पे मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ, मैं भी देखता हूँ कि पाकिस्तान किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है दुनिया में, तो दिस इज़ अ हीरो स्टोरी, बिकॉज इसमें सिर्फ हमारी हुकूमत, हमारी फौज और ऑल्सो द लोकल्स सब ने हाथ मिलाकर ये ऑपरेशन सक्सेसफुली कंडक्ट किया। सो इट रियली शोज के हाउ पावरफुल वी कैन बी जब हम सब साथ हाथ मिला के यूनिटी के साथ काम करें। एंड आई वांटेड टू सेलिब्रेट दैट, तो दिस व्हाट लेड मी टू द स्टोरी। ऑब्वियसली सर, आप अगर हमें थोड़ा स्टोरी लाइन तो हमें पता है कि क्या कुछ हुआ और क्या इसमें हैव यू ऑनर्ड द गाय, वो टीचर जो उन बच्चों की हिम्मत बना रहा, या फिर वो लोकल्स या फिर आर्मी, ये वाला एस्पेक्ट आपने क्या रखा है? अब मैं आपको ये इस हद तक बता सकता हूँ बिकॉज हमने सिर्फ अभी प्रीव्यू की है, और आपको ऑडियंस को खुद देखना होगा, लेकिन हमने हर बच्चों से लेके हर जो कम्युनिटी जो मेजर वाले हैं, जैसे विलेजर्स हो गए, जो आप जिस
प्रिंसिपल और टीचर साहब की, उनकी भी बात जो आप कर रहे हैं, टू द लोकल रेस्क्यूअर्स, टू द आर्मी इन्वॉल्व्ड, टू द पेरेंट्स, हमने एवरी सिंगल पर्सन को इसमें फीचर किया है, because it's a community effort. Right. अच्छा, we've come to know कि कांस में इसका रफ कट आया है. I want to understand कि जो लोग आपको, एक तो मेरे लिए और जो बहुत सारे लोग अभी आपको देख रहे हैं, for them, कि कांस पवेलियन क्या होता है, इसमें फिल्म का जाना कितनी ह्यूज बात है. People don't know about it, and maybe if they'll hear from you तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा. देखिए, कांस फिल्म फेस्टिवल दुनिया का सबसे मशहूर एंड मोस्ट सिलेक्टिव एंड बिगेस्ट फिल्म फेस्टिवल है दुनिया का. एंड यहाँ पे पूरी दुनिया से मुख्तलिफ फिल्म्स आती हैं, वो प्रेजेंट होती हैं. एंड असाइड फ्रॉम फिल्म्स, यहाँ पे हमारे पवेलियंस भी होते हैं. जैसे आप समझ रहे हैं, अगर आप कांस, अगर ओलंपिक्स स्पोर्ट्स के लिए है ना दुनिया की चीज़, तो कांस फिल्म्स के लिए है सबसे बड़ी चीज़. एंड हर मुल्क का एक सेपरेट वो होता है, आप कहते हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग, जहाँ पे वो अपनी दुनिया की, अपनी इंडस्ट्री, अपने आर्टिस्ट, कलाकार को वो आगे करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं. तो मैं तो पिछले चंद सालों से यहाँ आ रहा हूँ, जहाँ हमेशा एक सैडनेस नजर आई थी कि पाकिस्तान की कोई खास यहाँ प्रेजेंस थी नहीं. इस दफा तो दिख रहा है पाकिस्तान का पवेलियन और खासी पज़िराई भी मिल रही है इसको. हाँ, तो पाकिस्तान का कुछ था ही नहीं पवेलियन. तो क्या था कि, और खासतौर पे पाकिस्तान तो माशाल्लाह से दुनिया में ऑल डिफरेंट आर्टिस्ट आर डूइंग वेल. जैसे जॉयलैंड 2 साल पहले आई थी, और वो तो जीत भी गई जूरी प्राइज, और फिल्म मेकर साइम सादिक लाहौर से. फिर 1 साल पहले वो इन फ्लेम्स आई थी, वो भी पाकिस्तान से, ज़रार खान की जो फिल्म थी. देन इस साल आप यकीन करें, यंग फिल्म मेकर्स हैदराबाद से, ओके, विद नो सपोर्ट, उनकी एक शॉर्ट फिल्म है करमाश, उसकी इंशाल्लाह कल प्रीमियर हुई. आप यकीन करें, उनने ना ये फिल्म 50,000 रुपए में बनाई है. वाह. 15 शॉर्ट फिल्म्स हैव बीन सिलेक्टेड, उनमें से वो एक है. अब आप मुझे बताएं, उनको कितनी सबमिशंस मिलती हैं दुनिया से? थाउजेंड्स. तो मैंने सोचा कि यार, वी हैव टू सेलिब्रेट आवर ओन. खासतौर पे पाकिस्तान को कोई खास इतनी वो नहीं करती है, उनकी कोई पवेलियन नहीं है, कुछ हमारा कुछ नहीं है. तो मैंने एक इनिशिएटिव शुरू किया था कॉल्ड द क्रेसेंट कलेक्टिव. पिछले से ये हमारा दूसरा साल था. तो क्रेसेंट कलेक्टिव का ये था कि हम जो भी पाकिस्तानी प्रेजेंस है कांस में, हम उनकी प्रोग्रामिंग अरेंज करें और उनके साथ पैनल्स एंड वर्कशॉप्स वो सब करें. तो इस जैसे पिछले साल ग्लास वर्कर, वो जो हमारी एनिमेशन फिल्म वाज इनक्रेडिबल, बहुत शानदार जी. तो वो मैंने उनकी जो प्रीव्यू थी कांस में मैंने होस्ट की थी ना, एज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. एंड देन इस साल हमने सोचा कि हम ये दोनों चीजें करते हैं. एक तो मेरी फिल्म लॉन्च, और फिर ऑल्सो इसके अलावा हमने एक पैनल कल ही किया है फ्रांस में, जहाँ पे वी हैड अ पैनल ऑफ Pakistani new wave cinema. No, we don't. I am really sorry. I have to cut you here. हमारे पास time, we have to go towards, thank you so much. Towards the end of the show. But thank you so very much. I am sure हम आपसे दोबारा राब्ता करके we'll talk a little more. ये huge, पाकिस्तान के लिए एक pride moment है. Okay, हम आपसे लेंगे इजाज़त. रखिए अपना ख्याल. आपसे मुलाकात होगी कल. अल्लाह हाफ़िज़. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.